हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लासेस कैंपस की क्लास में। और मैं नीरज शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी भी चली रही है और उसके साथ साथ हमें केमिस्ट्री को भी लेके चलना है। और केमिस्ट्री का जो आज टॉपिक चलेगा बहुत ही सिंपल है और उसमें से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं एग्जाम में, हर एक तरह के एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर आप किसी भी साइंटिफिक लेवल का भी एग्जाम दें। तो जो टॉपिक है आज का उसका नाम है मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज होती है यानी कि पदार्थ वो चीज होती है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि एक तरह से जिसे हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी मैटर ही होता है। जैसा कि ये हमारा एक रूम है, इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन बनी हुई है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट में अपनी जगह को बना के रखा हुआ है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो इसका भी ये भी एक मैटर है और इसका भी अपने अंदर कुछ ना कुछ वास्तविक चीज है जिसकी वजह से ये मैटर बनता है। एक्चुअली जो हमारा पदार्थ होता है, पदार्थ को समझने के लिए हमने सबसे पहले समझना है कि वो जो मैटर है उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिससे उसे मैटर या पदार्थ कहा जाता है। तो उसके लिए उसके अंदर होती हैं 3 चीजें। नंबर 1 आकार, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे साइज। नंबर 2 उसका भार, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वेट। और तीसरा होता है आयतन, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम। ये 3 चीजें होती हैं। इन 3 चीजों से ही हम किसी भी वस्तु को पदार्थ कह सकते हैं। उस पदार्थ में इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी होता है, तभी वह पदार्थ कहलाएगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में ही बहुत सारे पदार्थ होते हैं, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो। तो जैसा कि आप एक एग्जांपल देखेंगे कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में एक तो इसका साइज यानी कि आकार, दूसरा अगर ये बॉक्स खाली है तो 101% इसके अंदर किसी न किसी गैस का या मिक्सचर ऑफ गैसेस इसमें जरूर होंगी। और मिक्सचर ऑफ गैसेस जो होंगी इसके अंदर की जो होल बॉडी है, जो ब्लैंक है, उसके स्थान को वो घेरेगी। उस घेरने वाले स्थान कहते हैं आयतन। और जो इसके अंदर गैसेस बनी, उन गैसेस का अपना अपना एक साइज, अपना अपना एक वेट होता है, जिसे हम बोलते हैं मास। उस मास को यानी कि उस वेट को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं मास, यानी कि द्रव्यमान। तो जो भी हमारा मेटल होगा उसमें आयतन होगा, आकार होगा, द्रव्यमान होगा। अब समझने वाली बात क्या है इसके अंदर? समझने वाली बात यह है कि जो पदार्थ है उसको हम महसूस कैसे करें, यानी कि क्या उसमें ऐसा डिफरेंट होता है कि हर एक पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप देखो कि पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। पदार्थ वह सब कुछ होता है जो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को दर्शाता है, वह पदार्थ कहलाता है। अब इस पदार्थ को समझने से पहले एक और एग्जांपल हम देखना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहता हूं मैं कि जैसे कि ये 2 बॉल है, एक बॉल ये होगी आपकी और दूसरी बॉल ये होगी आपकी।
तो इन दोनों गोलों का जो साइज है, साइज यानी कि इनका जो आकार है वो सेम है, लेकिन क्या इन दोनों वस्तुओं में, इन दोनों गोलों में प्रेजेंट वेट इक्वल है? वो ही वेट हर एक मैटर को अपनी अपनी स्थिति से अलग करता है, यानी कि किसी भी वस्तु में उपस्थित उसका मास, द्रव्यमान, उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे कि मैंने इसका जो आयतन है वो मान लिया V1, आयतन V1, और आयतन V1 मतलब इसके अंदर जितना भी स्पेस है, और इसके अंदर भी गैस है और इसके अंदर भी गैस है, ठीक है। वो गैस और ये गैस दोनों अलग अलग गैस हैं, ठीक है। इसमें एक मिक्स गैस है, मिक्स्ड, और इसमें एक नॉर्मल गैस है जैसे कि एयर। तो हमें दोनों गैस है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों पदार्थ एक दूसरे से अलग अलग हैं? तो उसके लिए एक टर्म आती है घनत्व, घनत्व यानी डी, डी मींस डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। क्योंकि दोनों गोलों का साइज सेम है V1, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनकी गैसेस जो है अलग अलग है। गैसेस का मतलब इसमें नॉर्मल गैस एयर है, एयर में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें मिक्स्ड गैस है। ये मिक्स्ड गैस इस गैस के अकॉर्डिंग ज्यादा वजनदार होगी, क्योंकि इसमें जो गैस होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा इसके मुकाबले। तो इन दोनों में से कौन सा पदार्थ भारी होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं इसे V1 इसका, यानी कि इन दोनों का आयतन वॉल्यूम सेम है। तो क्या फॉर्मूला बना? डेंसिटी, जब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो मैं इसको एक मान लूंगा, एक का अगर मैं इसको एक मानता हूं तो द्रव्यमान m मास इज इक्वल डिवाइड बाई v, v की वैल्यू कितनी है 1, तो d बराबर m कह सकते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का जितना वो होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा, उतनी ही उसकी डेंसिटी होगी, यानी कि घनत्व होगा। और इसका मात्रक होगा kg, किलोग्राम में हम इसको लेते हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम क्या है, अब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पता कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, किसी भी वस्तु का आयतन इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं, और डेंसिटी हम भी इसी फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। वो तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं मैं एक बार। यानी कि डेंसिटी मीन्स घनत्व इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हिंदी में देखेंगे द्रव्यमान बटे आयतन। और हमें किसी भी वस्तु का आयतन निकालना तो सीधा वॉल्यूम इधर पहुंच जाएगा, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान बटे घनत्व। और अगर हमें किसी की वॉल्यूम भी पता है, यानी कि आयतन भी पता है, और उसका घनत्व भी पता है, मास का पता लगाना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास यानी कि द्रव्यमान इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि घनत्व इनटू आयतन। अब मास होता क्या है, मास पिछले लेक्चर में बताया था, जिस भी कंपाउंड या फिर किसी भी गैस के अंदर जितना भी उसका नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी कि उसका जितना भी भार होता है मॉलिक्यूल का या एटम का, वो होता है मास, ठीक है। ये जो गैसेस होती हैं, अब इसमें मास जो होता है, मास क्या होता है, सॉलिड स्टेट को भी मास बोलते हैं, सॉलिड स्टेट को भी मास बोलते हैं, लेकिन इस मास की जो इकाई होगी वो होगी
केजी, किलोग्राम। सॉलिड स्टेट का जो मास होगा वो सबसे ज्यादा होता है, और जो गैसेस फॉर्म होती हैं उनका मास सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग कम होता है। अब इसमें हम आगे देखेंगे एक और चीज, क्या स्टेट्स ऑफ मैटर्स, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो अगर आपको कोई पूछता है कि मैटर क्या होते हैं, पदार्थ वो चीजें या वो थिंग्स होती हैं जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से आपको प्रभावित करें, या आपको उन्हें देख सकें, या आप उन्हें महसूस कर सकें, या वो किसी भी जगह का एनवायरनमेंट हो या यूनिवर्स हो, कुछ भी हो, जो एक दूसरे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित कर सके, या फिर कुछ भी उसमें अपना मॉलिक्यूल लेवल ज्यादा हो, गैसेस फॉर्म हो, लिक्विड फॉर्म हो, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो पदार्थ होती हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है कि पदार्थ की अवस्थाएं, कोई भी पदार्थ उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती है, तो उसकी अवस्थाएं होती है तीन, 3 टाइप्स की होती हैं, ये 3 टाइप्स की। लेकिन जनरली आज की डेट में मॉडर्न में इसमें साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसमें एक और स्टेट जुड़ चुकी है, +1 स्टेट। तो बेसिकली पूछे तो 3 दी जाती है, लेकिन इसके बारे में भी आगे इस पर रिसर्च चल रही है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है जी। तो 3 टाइप्स कौन सी है उन्हें लिख देते हैं पहले। 3 टाइप्स होती है आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इनके अलावा एक और आजकल चौथी जो स्टेट है मैटर की वो जुड़ गई है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। लगभग सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस। अब ये प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। प्लाज्मा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब किसी भी गैस को, किसी भी गैस को हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर, यानी कि उच्च तापमान पर ले जाते हैं, उच्च तापमान पर ले जाते हैं, तो उस गैस के गर्म हो जाने पर वो आयनाइज हो जाती है, हो जाने पर वो गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। गैस की उसी हाई टेम्परेचर पर आयनाइजेशन हो जाना, यानी कि गैस का आयनाइज हो जाना, उसे ही प्लाज्मा हम कहते हैं। तो अब आयनाइज क्या होता है, आयनाइज बता देता हूं मैं तुम्हें एक बार। आयनाइज का मतलब क्या होता है, आयोनाइज्ड। आयनाइज क्या होगा, चार्ज, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि आवेश, यानी कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज यानी धनात्मक आवेश आना, या फिर माइनस चार्ज आना यानी कि ऋणात्मक चार्ज आना, ही उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। तो गैस को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर उसे आयनाइज्ड फॉर्म को हम बोलते हैं प्लाज्मा। लेकिन बेसिकली ये 3 चीज ही मुख्यतः रूप से पदार्थ को बताती हैं। तो इसमें हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहला टाइप है सॉलिड, पहला टाइप है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस मैटर, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। ये निश्चित आकार, शेप जिसे हम बोलते हैं, साइज भी बोलते हैं, द्रव्यमान के होते हैं। यानी कि अगर कोई भी ठोस वस्तु होगी उसका आकार और उसका द्रव्यमान स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, निश्चित होगा। तो जैसा इसका एक एग्जांपल आप देखोगे कि आप अगर इसकी एप्लीकेशन में क्या है कि अगर आप देखोगे एक लोहे की कील को
हथौड़े से मार मार के जमीन में ठोको। तो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन ये होती है कि इसके अंदर दाब को सहने की क्षमता होती है, दाब को सहने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। दाब को सहने की क्षमता मतलब अगर ये कील है, स्केल को हमें धरती में ठोकना है तो हम इसके ऊपर हथौड़ा यानी हैमर से इस पर चोट करेंगे तो ये अपने साइज को बना रखेगा, साइज को बनाए रखेगा यानी कि वो निश्चित आकार उसका कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, इसका कांस्टेंट होने का एक और रीजन है कि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनका आपस में बॉन्डिंग बहुत ही हाई होती है, हाई बॉन्डिंग, जिससे कि वो आसानी से अपने साइज को नहीं बदल पाता, इसीलिए उसका जो साइज है वो निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। जिसका एक एग्जांपल है। दूसरा, इनमें एक और सॉलिड में खासियत होती है। क्या खासियत होती है? सॉलिड में ये खासियत होगी, अगर आप इसको हीट करोगे यानी कि गर्म करोगे तो ये अपने आकार को इंक्रीज करता है, यानी कि इंक्रीज साइज, यानी कि ये अपने आकार को बढ़ाता है, आकार को बढ़ाता है। ठीक है जी। अगर आप इसको हीट करेंगे और यहीं अगर आप इसको हीट करके कूल करोगे तो ये कॉन्स्ट्रक्ट होता है, कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि अपने साइज को छोटा कर लेता है, साइज को छोटा आकार कर लेता है। ठीक है जी। तो इसका एक और एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा रेल की पटरियों में, उसमें सॉलिड स्टेट की हमारी रेल की पटरी होती हैं, तो उन्होंने आपने देखा होगा रेल की पटरियों को जब बिछाते हैं तो उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस छोड़ देते हैं। उसका रीजन यही होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर पे वो जो लोहे की पटरियां होती हैं उनके अंदर जो लोहा होता है वो फैलता है और इसकी वाली जगह को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है और वो लोहा ठंडा होने लगता है तो उसमें वो गैप दोबारा जनरेट हो जाता है। तो ये भी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा, इसके अंदर जो इसका मास होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। जैसे कि आपकी 2 किलो की ईंट है, 2 किलो की ईंट को आप कहीं भी रख दो वो 2 किलो की ही रहेगी और अगर उसका साइज इतना है तो वो इतना ही आकार घेरेगी। तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और उसका मास भी कांस्टेंट है। जबकि आप देखो, अगर आप लोहे की जगह कोई लिक्विड लोगे, अब आप लिक्विड को छोड़ दो, लिक्विड क्या इधर उधर को भगेगा, या अगर आप उसे जैसे हमने इसको लोहे की चोट मारी तो इसने अपनी साइज नहीं बिगड़ने दी, लेकिन अगर आप लिक्विड को ऐसे टच करोगे तो उसकी साइज भी बदल जाती है। तो यही कारण है कि सॉलिड के अंदर उसका जो साइज होता है वो भी कांस्टेंट होता है और उसके जो शेप होती है वो भी कांस्टेंट होती है और जो उसका वॉल्यूम होता है वो भी कांस्टेंट होता है। और इसका तीसरा सेकंड इसके टाइप पाएंगे तो वो होता है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड का साइज बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता। लिक्विड में जैसे कि हमारा एक वाटर का एग्जांपल हम देखेंगे, ये क्या होता है, ये किसी भी पात्र की धारिता घेर लेती है। धारिता मतलब उसका आयतन, वॉल्यूम, यानी कि ये वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी सरफेस का यानी कि किसी भी सतह का आयतन, सरफेस सतह और आयतन वॉल्यूम, किसी भी सतह का आयतन आसानी से घेर लेते हैं, उसे ही हम कहते हैं लिक्विड। जैसे कि आपका वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, जितने भी इस तरह के लिक्विड होते हैं वो सब अब किसी भी बर्तन की सतह को यानी कि उसकी सरफेस का आयतन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे उसकी गोल है तो गोल कर लेंगे अपने आप को, चौकोर है तो चौकोर कर लेंगे। अब इनका आयतन क्यों कांस्टेंट नहीं होता? इनका जो अब वॉल्यूम है, मास है, वो क्यों कांस्टेंट होता है? उसका रीजन ये है कि अगर कोई इतना बड़ा बर्तन है अब और दोनों की जो वॉल्यूम है V1 वो बिल्कुल सेम है, लेकिन सॉलिड का कांस्टेंट क्यों है वेट? उसका रीजन क्या है कि आप देखो कि इसमें मैं एक लोहे का
छड़ रख दूं और इसमें मैं लिक्विड भर दूं, तो जो ये आयतन है ये हमने जितनी में रखा वो आयतन को केवल अपने आयतन के अकॉर्डिंग ही घेरेगा, यानी कि जितना उस लोहे का वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो उस बॉक्स की जगह को घेरेगा। लेकिन लिक्विड के केस में जैसे ही मैं इसमें लिक्विड डालूंगा वो इसकी पूरी की पूरी सतह पर अपना सिक्का जमा लेगा, यानी कि उसकी सतह का आयतन बिल्कुल ग्रहण कर लेगा, इसीलिए इनका आयतन निश्चित नहीं होता, इसे ही बोलते हैं हम लिक्विड। अगर थर्ड देखें इसका हम, थर्ड आता है गैस। गैस गैस क्या होते हैं? गैस दो तरह की होती है, एक तो न्यूट्रल गैस होती है आपकी, न्यूट्रल गैस, एक होती है आपकी रिएक्टिव गैस, रिएक्टिव गैस। और इसमें अगर एक बार देखें जिसमें कि मिक्सिंग यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, ना तो इनका कोई निश्चित आयतन होता है ना ही इनका कोई निश्चित द्रव्यमान होता है, क्योंकि ये गैसेस खुले एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, जबकि लिक्विड और ठोस दोनों खुले एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। इसलिए ना तो इनकी साइज कांस्टेंट होती है, ना ही इनकी शेप कांस्टेंट होती है, और ना ही इनका मास कांस्टेंट होता है, और ना ही इनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसका एक और रीजन होता है कि जितने भी हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आकर्षण बल की बहुत कमी होती है, यानी कि अगर हम किसी भी पात्र में इसको घेरेंगे, जैसे कि ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है आपका, और इस सिलेंडर में गैस को मैं फिल कर दूं तो इनके अंदर जो इनका आकर्षण बल होता है, यानी कि आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स वो कम होता है कि एक मॉलिक्यूल यहां मिलेगा, एक मॉलिक्यूल आपको यहां मिलेगा, एक मॉलिक्यूल यहां मिलेगा, एक मॉलिक्यूल यहां मिलेगा। इसी वजह से इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनके बीच में पाए जाने वाला आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, जिस वजह से आप इसे खुले एनवायरनमेंट में अगर रख दोगे तो ये इधर उधर भाग जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। जबकि इसके मुकाबले अगर हम देखें पिछले जो हमने दो स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड स्टेट का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मैंने हाथ में ले रखा है, ये अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं और इसका आयतन भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जितने भी इसके अंदर अणु हैं, वो एक दूसरे के बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े हुए हैं, जिस कारण ना तो ये पिघल रहा है ना ही ये इधर उधर मूव कर रहा है। तो यही रीजन है कि जो हमारी गैस होती है वो निश्चित आकार में भी नहीं होती, निश्चित आयतन भी नहीं होता, और उसका अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है सर? तो ये था हमारा मैटर आज के टॉपिक में। इसकी 3 स्टेज आपको समझाए मैंने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।